गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक गौहर। आज माह फरवरी का महीना चल रहा है और हम 20 तारीख में आज है और 20 तारीख की आज सुबह में जब हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं तो आपको बताते चले कि बात जम्मू कश्मीर के साथ आज शुरुआत होगी। मौसम के मिजाज की बात सबसे पहले बताएंगे और उसके बाद हालात वाक़ात, सियासी पड़ाव महाज पर क्या कुछ है, कांग्रेस क्या हुकूमत से बाहर होने का इशारा दे चुकी है, इस पर एक बड़ा सवाल आया है और कांग्रेस के अंदर क्या सब कुछ ठीक ठाक है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। बात बजट इजलास से पहले काबीना की भी होगी क्योंकि इतलात और ख़बरें कुछ आ रही है। खबर क्या है उसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार हमारे साथ करेंगे क्योंकि पल पल का अपडेट न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से आपको करेंगे बल्कि मुल्क की सतह पर कुछ अहम तरीन बयानात और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कुछ अहम मामलात हैं जिन पर हम आपके सामने खबर रखेंगे, तज्जिया करेंगे, तबसरा करेंगे और नई दिल्ली पर एक बार फिर नजर लगेगी। लद्दाख के लोग नई दिल्ली पर टकटकी लगाए हुए हैं, नजर रखे हुए हैं। क्यों यह मामला इस तरीके का बन रहा है, इस पर जरा बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिलाते चले कि इन तमाम खबरों को देखने, सुनने और दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप हमारे साथ हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आएंगे जहां पर खबर, तज्जिया और तबसरा हर पल आप देखते हैं और वहां पर आप फीडबैक भी करते हैं। तो ये सिलसिला बराबर आज भी जारी रहेगा। आखिरी 15 मिनट हम आपके साथ बिताएंगे जब आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी। आप फोन कॉल्स करेंगे और अपने मामलात हुकूमत के सामने रखने की कोशिश करेंगे इस उम्मीद के साथ कि इदारे आपकी आवाज़ को सुने, जायज़ मुतालबात को सुने और उनका हल निकालने की कोई कोशिश करे। तो पहला पड़ाव हिस्ट्री को खंगालने का है। आज 20 तारीख को फरवरी में क्या कुछ हो चुका है, चंद अहम बड़ी बातें आपके सामने रखेंगे। मेरे साथी आसफ रशीद इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। 8:40 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम की इब्तिदा फॉर्मेट के मुताबिक होती है। ग्रेगोरियन या अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज फरवरी की 20वीं तारीख है, साल 2025, दूसरा महीना जिसके बिल्कुल आखिरी कुछ दिन रह गए हैं। लेकिन इन सब के दरमियान कई वाक़यात जो माजी में हुए हैं, इतिहास के पन्नों को जब हमने पलटा, हिस्ट्री ऑफ द डे में जब हमने देखा तो पता चला न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी तारीख में कई वाक़यात हैं जो अहम हैं, जिनको समझना, देखना और पढ़ना ज़रूरी है। कई ऐसे वाक़यात जो सबक आमोज़ भी होते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द डे फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। आज का दिन था 1987 में जब मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को मुकम्मल रियासत का दर्जा मिला, स्टेटहुड मिला और रियासतें बनने के इस दिन पर दोनों रियासतों में, मिजोरम में और अरुणाचल प्रदेश में आज सरकारी सतह पर तकरीबात का भी इनेकाद होता है। 1941 में रोमानिया ने हॉलैंड से आज ही के दिन सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया और रवाबित जैसे ख़त्म हुए तो दोनों ममालिक दूसरी जंग अजीम की तरफ चले गए थे। 1998 में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान अमन बातचीत करने के लिए बगदाद, इराक आज के दिन पहुंचे। साल था 1835, तारीख थी 20 फरवरी की। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में कामकाज आज के दिन शुरू हुआ। 1846 में अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा किया था, दिन आज का था। 1872 में कागज बनाने वाली मशीन का पेटेंट लूथर क्रिवेल ने आज के दिन हासिल किया। दुनिया के अंदर कोई दूसरा फर्जी या जाली प्रोडक्ट इस नाम का ना बने, कोई मशीन ना बने, कॉपी ना हो, इसके लिए ये जरूरी था। 1872 में आज ही के दिन मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट 20 फरवरी 1872 को न्यूयॉर्क शहर में आज के दिन खुला और ये पहला दुनिया का आर्ट के हवाले से बड़ा म्यूजियम था। 1888 में अमृत बाजार पत्रिका ने बंगला जबान में पहला अपना हफ्ता रोजा शुरू किया, या पहली जो वीकली मैगजीन थी उसकी शुरुआत 1888 में आज के दिन हुई, फरवरी की 20 तारीख को। 1904 में सोवियत रूस के साबिक वज़ीर आज़म एलेस्की कोस्यागन की पैदाइश आज के दिन हुई और कहा जाता है कि वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने मुख्तलिफ ममालिक को जो आसपास थे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाद में इन सब कोशिशों के बावजूद भी जंग हुई। 1962 में आज ही के दिन जॉन ग्लेन ज़मीन का चक्कर लगाने वाले खला की तारीख में पहले अमरीकी खलाबाज बने। 1976 में आज ही के दिन बम्बई हाई से कच्चे तेल का तिजारती पैदावार शुरू हुई। 1976 तारीख आज की थी। इसी साल 1976 में मशहूर अमरीकी मुक्केबाज मोहम्मद कलीग का हैवी वेट खिताब जीतने का दुनिया के सामने पहला कारनामा जो उन्होंने आज के दिन अंजाम दिया। इसके बाद मोहम्मद अली के नाम ये खिताब गया और बाद में उनके इंतकाल के बाद रॉबर्ट हेट्री के पास यही जो दुनिया के सबसे बड़े एजाज में से एक मानी जाती है वो बेल्ट उनके नाम है। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन वाक़यात आपके सामने रखे हैं। फटाफट से खबरों पर चलेंगे। शुरुआत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों के साथ। मुख्तलिफ इलाकों में मौसम बदला है और अच्छी खबर अलग अलग इलाकों से।
रात देर गए तकरीबन 3 से 4 घंटों तक, और इस वक्त भी इतलात मौसूल हो रही कि हल्की ही जरूर मगर तवील खुश्क साली के बाद जम्मू कश्मीर में बारिशों का एक सिलसिला इशफाक शुरू हुआ है। चलिए जनाब, बात ज़रा मौसम के मिजाज की सबसे पहले रखते हैं, क्योंकि मौसम के मिजाज की बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ कई फैक्टर जुड़े हुए हैं और कई सेक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। और फैक्टर्स और सेक्टर्स की बात हम थोड़ी देर में ज़रूर करेंगे, लेकिन मरकज़ी और रियासती महकमे मौसमियात के ऐन मुताबिक ख़ित्ते में इस वक्त भी बालाई इलाकों के अंदर हल्की सी बर्फबारी हो रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला सुबह 3 बजे से शुरू हो गया था। आपको याद होगा कि कल ही रियासती महकमे मौसमियात ने इस बात की पेशगी इतला दी थी कि अफगानिस्तान से मगरबी हवाओं का असर बनेगा जो पहाड़ी इलाकों यानी बालाई इलाकों से टकराएगा, जहां पर बर्फबारी का इम्कान है। और इस वक्त हमारे पास इतला और खबर यह है कि साधना टॉप से लेकर जो साउथ कश्मीर के बालाई इलाके हैं, पहाड़ी इलाके जिनमें कोकरनाग का इलाका भी है, अच्छाबल का भी इलाका है, वहां पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का आगाज हो चुका है और इस वक्त पिछले 1 घंटे से यह बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है। ताहम ये तस्वीरें शहर श्रीनगर की है, जहां पर आज सुबह 3 बजे से हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है और बारिशों के साथ हल्की हवाएं भी चल रही है, जिसकी वजह से नमी का एहसास जो है वो काफी देखने को मिल रहा है। खित्ते में मौसम ने ली है करवट, जम्मू कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। बालाई इलाकों में भी बर्फबारी की इतलात मौसूल हुई है, तथा मैदानी इलाकों में बारिशों के बाद जो हल्की सी गर्माहट नजर आ रही थी मौसम में, वो बैक वक्त नीचे टेम्परेचर 2-2.5 डिग्री 3 डिग्री तक भी चला गया है कई मकामात पर। रात दर्जा रात किस तरीके का रहा है वो रात का आखिर के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफ़र करने वाले लोगों से भी एक इल्तिमास और दरख्वास्त ये है कि अगरचे गाड़ियों दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है, ताहम स्लो मोमेंट कुछ मकामात पर है, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम आपको कुछ मकामात पर कुछ सेक्टर्स के अंदर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मिलेगा। ट्रैफिक एडवाइजरी की में ये साफ कर दिया गया है, ट्रैफिक हुकाम की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि मतला बरालूद है, बूंदाबांदी का सिलसिला भी हो रहा है, इसलिए जब आप गाड़ी चलाएं तो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ गाड़ी चलाए, स्पेशली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर। लेकिन इस वक्त शहर श्रीनगर की खबर ये कि मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का आगाज हो गया है। झील डल का नज़ारा, जहां पर पिछले कई दिनों से नमाज इस्तिस्का का भी एहतमाम किया गया था, कई मकामात पर खुसूसी दुआओं और बंदारे का भी एहतमाम किया गया था। ताहम ये थोड़ी सी बारिशें जो हुई है ये थोड़ी बहुत राहत आपको ज़रूर है, लेकिन क्या वाकई तौर पर अगर ये बारिशें पूरे दिन होती है तो थोड़ा बहुत जो है वो राहत मिलेगी हमें बहुत सारे लोगों को, स्पेशली हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ वाबस्ता लोगों को। बहरहाल खबर यह है कि आज शाम तक ये सिलसिला चलेगा, बाकी फिर 2 दिन आपको फिर इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद एक बार फिर छोटा सा ही सही लेकिन इसी तरीका एक हल्का स्पेल आपको वादी कश्मीर और जम्मू के बाला इलाकों के अंदर देखने को मिलेगा। फिलहाल दुआएं कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फिलहाल और ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है ताकि और ज़्यादा बारिशें और पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी हो, ताकि आने वाले जो गर्मी के दिन है वो सही तरीके से निकल सके। ये तो एक तरफ की बात जो आपके सामने रखना ज़रूरी था, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में जब मौसम ने करवट ली है, इतलात है आज दिन में भी मौसम कुछ एक जगहों पर अबरालूद रहेगा और ये बारिशों का सिलसिला जारी रहने वाला है। इसके साथ साथ अब ज़रा उस मुद्दे पर भी चलते हैं जिस पर गुज़श्ता कई दिनों से हम बात कर रहे हैं। तवील खुश्क साली की वजह से नुकसान बहुत सारे शोबों ने उठाया है। आज की बारिश से अगर से थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सूरत हाल ऐसी है कि इन बारिशों से भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। साल 2024 की तरह 2025 में भी बहुत कम बारिशें हुई हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। नतीजा ये कि पिछले 3-4 दिन से मुख्तलिफ इलाकों की जो तस्वीरें देख रहे हैं ये 2025 का नहीं बल्कि 2024 में कम बारिशों का भी एक रिजल्ट है, एक नतीजा है। पहले 1.5 महीने को देखेंगे साल 2025 में तो खुश्क मौसम तकरीबन ज़्यादातर इलाकों में रहा और 50 दिनों के दौरान वो जो हमने पहले कहा था कि 80 से 82% बारिशों की कमी है, उस रिकॉर्ड को टच करता हुआ 2025 के पहले 50 दिनों के आदादोशुमार बताते हैं कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा अगरचे कह रहा है कि वो तैयार है। कल वज़ीर आला ने भी बात की, इस पर पहली मरतबा वो खुलकर बात करते नजर आए। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो ये जो अभी बारिशें हो रही हैं ये भी ना के बराबर है। पहले 50 रोज नियर अबाउट 82-83%
जम्मू कश्मीर के अंदर बारिशें कम हुई है और वो जो 2024 वाली सूरत हाल थी आखिरी 3 महीनों में, वही लगभग रिपीट होती हुई जनवरी और फेब के पहले 15-20 दिनों के दौरान नजर आई है। दूसरी तरफ जल शक्ति डिपार्टमेंट के मौकिफ को आप जानेंगे तो वो कहता है कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है, अगरचे उनको माहिरीन की जानिब से मुसलसल मुतनब्बे किया गया कि वाटर रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, आबी वसाइल या जो ज़खायर थे उनकी कमी या वाटर लेवल डिप होना ये खतरनाक सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में खित्ते में कैसे इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अगर कल को खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल बनती है जो इस वक्त है ये बरकरार रहती है, तो डिपार्टमेंट के पास क्या ऑप्शन है। पहली मरतबा जम्मू कश्मीर के अंदर डिपार्टमेंट भी जो अब मुसलसल बैक टू बैक डिलीवरेशंस भी इस सिलसिले पर कर रहा है, जिसके मुताबिक इकदाम होंगे, कोशिशें होंगी, लेकिन माहिरीन की राय को आप देखेंगे तो सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स नजर आती है। 1 फरवरी से 19 फरवरी के रिकॉर्ड को जब खंगालते हैं तो पता लगता है कि मामूल के मुताबिक जो बारिशें होनी थी उससे भी कम रिकॉर्ड की गई हैं, और ये जो कम रिकॉर्ड किया गया है इससे खदशात और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात तो अपनी जगह, जब आप लद्दाख और पूरे करगिल ज़िले की भी बात करेंगे तो सूरत हाल वहाँ पर भी इसी तरीके की बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के इलाकों की जब आप बात करते हैं तो कठुआ इस वक्त सबसे ज़्यादा डेफिसिट में चला गया है, जहाँ पर 98% डेफिसिट ऑफ रेनफॉल देखा गया है, और पिछले कुछ दिनों में सिर्फ 3.6 मिलीमीटर के आसपास कुछ बारिशें रिकॉर्ड की गई है। फिर जम्मू का उधमपुर का स्टेशन जब आप खंगालेंगे तो डेफिसिट आपको 95% नज़र आएगी, और ये पिछले 50 दिनों का हाल अहवाल है। सांबा के अंदर 92% रेनफॉल का डेफिसिट। इस बार विंटर्स के अंदर जो हम बारिशें देखते थे, मतला बरालू देखते थे जम्मू के अंदर, वो इस बार दिखाई नहीं, वो ठंड दिखी नहीं, 1-2 दिन के बाद वो दिखी नहीं। श्रीनगर जब आप आएंगे जो समर कैपिटल है जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर 85% रिकॉर्ड किया गया पिछले 50 दिनों के अंदर। अनंतनाग, बांडीपोरा, पुलवामा में ये डेफिसिट ऑफ रेनफॉल जो है वो 80% के आसपास है। जो दीगर स्टेशन है जिनमें बारामूला है, गांदरबल है, किश्तवाड़ है, कुपवाड़ा है, पुंछ है, रजौरी है, यहाँ पर कोई 72 to 78% डेफिसिट ऑफ रेनफॉल किया गया। लेकिन उम्मीद करें कि मौसमियाती तब्दीलियाँ हो और थोड़ी सी बेहतरी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सके। तो ये तो थी बात जनाब मौसम के मिजाज की, और क्या कुछ महकमा करने जा रहा है। और कल पहली बार रियासत के वज़ीर आला ने भी अपने सोशल मीडिया साइट पर इस बात का एतराफ़ किया कि सूरत हाल इंटायरली डिफरेंट है, खुशहाली जैसी सूरत हाल बन रही है, और तमाम इक़दाम उठाए गए हैं, मीटिंग्स की जा रही हैं ताकि सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके, आने वाले दिनों में ज़्यादा कोई क्राइसिस ना हो। इस सिलसिले में हमने पहले ही इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, ताकि यह पहला मौका है जब इस तरीके की सूरत हाल इस वक्त हुकूमत के सामने भी हो कि ड्रॉट जैसी सिचुएशन बन सकती है अगर प्रॉपरली बारिशें और दीगर चीज़ें ना हो। तमाम लोगों से वज़ीर आला ने अपील किया कि पीने के पानी की जो किल्लत है इसमें पानी का ज़ाया होने से बचाएं, और आसपास के माहौल जो पानियों का ज़ख़ीरा है वहाँ पर सेहत सफाई का भी ख़ास ख्याल रखें। उमर अब्दुल्ला ने कल अपनी सोशल मीडिया पर पहली बार इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है। प्रोग्राम सलाम जेके जारी रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ शोबों के मुतासिर होने की जब हम बात कर रहे हैं, बिजली का शोबा भी मुतासिर हुआ है। बिजली की कमी भी महसूस की गई है। सरमा के दौरान और अब गर्मियों के दौरान भी मुश्किलात आ सकती हैं। साल 2024-25 में मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या रही और इस बार आदादुशुमार किस तरफ इशारा कर रहे हैं, मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार और दीगर कुछ मौज़ूआत भी हमारे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तिकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, और सलाम जेके के दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। बात ज़रा जम्मू कश्मीर के अंदर की बात करते हैं, क्योंकि सरमा के दौरान जो सूरत हाल बनी ये सबके सामने है, और अब ये उम्मीद थी कि शायद गर्मियाँ आते आते सूबा कश्मीर के अंदर थोड़ी सी बेहतरी होगी, लेकिन अब जो एदाद शुमार सरकारी तौर पर सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सूरत हाल मज़ीद अबतर हो सकती है। एक तरफ से ये कहा जा रहा है, और सरकारी एदाद शुमार ये बता रहे हैं कि अब हमने रिसोर्स पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। ये बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद लोड शेडिंग हो सकती है अगर सही तरीके से इक़दाम नहीं उठाए गए। पावर डिमांड जो हमारी है वो बढ़ रही है मुसलसल, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पावर डिमांड को जब देखते हैं तो 5 से 8% का इजाफा हो रहा है। यूनियन टेरिटरी के पास अब बाज़ाब्ता तौर पर एक प्लान बनाना होगा कि कैपेसिटी एक्सपेंशन किस तरीके से होगा, और इन्वेस्टमेंट और प्रोक्योरमेंट की जो पॉलिसी हमारी है कि हम बाहर से पावर ख़रीदें, इस पर हमने बरक सोचना होगा कि पावर ख़रीदने के बजाय आज खुद यहाँ पर पावर पैदा हो, उस ज़िमन में तमाम इक़दाम किए जाएं। इब्तिदाई खबरें ये बता रही है कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CARG की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसने 10 साल का खाका खींचा है। खाके में क्या है, थोड़ी देर में हम अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, वो आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन अब की बार ये भी साफ कर दिया गया है कि आप हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट से कितना पावर ले पाएंगे, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग है। इसलिए जो सोलर पावर, विंड एनर्जी और दीगर तमाम वो जो मौजूदा दौर में हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करके यूटिलाइज किया जाए और आवाम को सस्ते दरों पर बिजली किस तरीके से दी जाए, इस पर इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो बात कही गई है। साल 2024-25 का भी हाल अहवाल है, और 25 से लेकर साल 2035 तक का खाका इस रिपोर्ट के अंदर खींचा गया। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ इस बड़ी खबर पर है। इमरान, बिजली पर जब हम सरसरी बात करते हैं या खबरों में बात करते हैं तो यही होता है कि जनाब हमने अपने रिसोर्सेज को जनरेट करना होगा, हमारे पास हाइड्रो पावर है, अब सोलर पावर भी है, विंड पावर की भी बात बताई गई है, लेकिन जो डिपार्टमेंटल इनर रिपोर्ट सामने आया है उसने इन तमाम हालात के बरक्स कहा है कि सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बियॉन्ड द लाइंस हमने सोचना होगा, और अगर आज नहीं सोचा तो हम काफ़ी पीछे रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है और जैसे आपने भी कहा है कि ये इस रिपोर्ट में 10 साल का खाका पेश किया गया है, और इसमें तजवीज़ पेश की गई है, और ये भी बताया गया है कि हमें बिजली की डिमांड कितनी है, हमारे पास इस वक्त बिजली अवेलेबल कितनी है, हमारी जनरेशन कितनी है, और अगर हमने इकदाम नहीं उठाए तो इससे क्या कुछ हो सकता है। थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूँ, इस जो ये रिपोर्ट सामने आई है और इसमें जो इस रिपोर्ट के साथ जो दस्तावेज़ात पेश किए गए, और इन दस्तावेज़ात के मुताबिक 2024-25 से लेकर 2034-35 तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बिजली की तलब में सालाना 4.2% इजाफा मुतवक्का है, और मुताले से ये जाहिर होता है कि 2034-35 से तकरीबन 9,928 मिलियन यूनिट्स बिजली की कमी का सामना हो सकता है, जो इस साल की कुल तवानाई का तकरीबन 29% है। और बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए यूनियन टेरिटरीज को या तो पैदावारी सलाहियत में सरमायाकारी करनी होगी, या बिजली की खरीदारी के जरिए अपनी सलाहियत में इजाफा करना होगा। और जहां शमसी पैनल्स की कीमतों में कमी और बैटरी एनर्जी जो स्टोरेज है, वो स्टोरेज सिस्टम जैसी नई टेक्नोलॉजी है, उसका जो है इस्तेमाल करना इस रिपोर्ट के मुताबिक लाजमी करा दिया गया है। और जहां तक हम जम्मू कश्मीर की अपनी नस्बशुदा पैदावारी सलाहियत 1410.37 मेगावाट है जानते हैं, जिसमें से 1110 मेगावाट हाइड्रो पावर, 198 मेगा थर्मल गैस टर्बाइन और 101.96 मेगावाट छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शामिल है। इजाफी 2500 मेगावाट बिजली की पैदावार के लिए 2024 तक मंसूबे बनाए गए हैं ताकि खित्ते की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। लेकिन मजबूरी तौर पर जहां तक इस रिपोर्ट को हम देखते हैं तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि
जिस तरह से बताया गया है कि 9,000 से जायद मिलियन जो MU जो बिजली कैपेसिटी है उसकी यहाँ पे कमी होगी, और साल 2024-25 में 2.5 समथिंग जो बताया गया है कि इस फीसद की कमी का सामना करना पड़ेगा। सो दो चीज़ें अहम चीज़ों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। एक ये कि यहाँ या तो हमें बिजली खरीदनी होगी, सरमायाकारों को लाना होगा, और या हमें अपनी बिजली जो जनरेशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, उस पे जो है इकदाम उठाने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं, ये सिर्फ आज पहली बार नहीं है, ये जो इस रिपोर्ट में खाका पेश किया गया है कि 10 साल तक हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर ये मुश्किलात इनके लिए इजाला नहीं किया गया, और जिस तरह से मैंने कुछ पॉइंट्स का जिक्र किया गया है कि जो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार को इन इकदाम को उठाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अगर ये इकदाम उठाने अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ की सरकार को इंतहाई संजीदगी से इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और जिस तरह से हम भी देख रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंज से या जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से अब जो ड्राइनेस भी हम मुसलसल देख रहे हैं, और पानी की जो कमी हो रही है, जो वाटर बॉडीज खुश्क हो रही है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है इस वक्त सरकार के लिए, जहां तक हम बिजली की कमी के ताल्लुक का जिक्र करते हैं। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अच्छा इमरान, क्या लॉन्ग टर्म की कोई मनसूबाबंदी ऐसी है कि मुश्किलात तो हैं ही, ये सबके सामने हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को सिर्फ गिनवाया जा रहा है, सोल्यूशन की तरफ तवज्जो है भी या नहीं, और अगर है तो प्लान क्या है? देखिए आसिफ साहब, जिस तरह से मैंने कहा कि इस रिपोर्ट में सरकार को दरअसल तजवीज़ दी गई है, एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया है, और जिसमें कहा गया कि हम किस तरह से क्या करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने इनमें से कुछ पॉइंट्स का जिक्र किया है कि खासकर इन्होंने ये जो सोलर एनर्जी है इसको बढ़ाने की बात की है, और दूसरा ये कि यहाँ पे हमें सरमायाकारों को लाने की ज़रूरत है, यानी कि हमें सरमायाकार लाने हैं, बिजली खरीदनी है बाहर से, तब जाके जो हमारी डिमांड है वो पूरी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि ठीक है, तजवीज़ भी दी जा रही है, ये भी हम जानते हैं कि हमारे पास मसाइल बहुत है, और ये भी हम जानते हैं कि हमारी डिमांड कितनी है। जैसे कुछ फिगर्स का मैंने जिक्र भी किया कि हम सिर्फ 1400 मेगावाट जो है हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे पास बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पॉलिसी मैटर्स की बात हो रही है, लेकिन ये बिजली वाला शोबा जो है ना, इस पर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ काम करने की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि रियासत के वज़ीर आला साहब जब बिजली का बजट पेश करेंगे तो इन रिपोर्ट्स को, जो एनुअल रिपोर्ट्स और ग्रॉस रेट्स और दीगर चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू हो रही है इन दिनों, उस पर ज़रा तवज्जो भी दी जाए। लेकिन बात ज़रा सयाहत की भी करते हैं, जिसको लेकर उमर अब्दुल्ला मुसलसल कमर बस्ता है, और उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने इस बात का ऐलान कर दिया कि ज़रूरत पड़ी तो कानून और आईन में भी तरमीम हो सकती है, यानी उस पॉलिसी में तरमीम हो सकती है जिसे आप टूरिज्म पॉलिसी बताते हैं, और जिसका इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। और ये टूरिज्म पॉलिसी में तरमीम की बात उन्होंने तब बताई जब वो नई दिल्ली दारुल हुकूमत के अंदर मौजूद थे, और टूरिज्म सेक्टर के साथ मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि सरमायाकारी को यकीनी बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर तरमीम करनी पड़े तो तरमीम भी की जाए। ताहम उमर अब्दुल्ला का ये मानना है कि अब की बार जम्मू कश्मीर को यह तुर्र इम्तियाज़ हासिल है कि यहाँ पर सिर्फ मजहबी सयाहत के लिए लोग नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ की कुदरती हुस्न को देखने और उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए भी सयाह जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और अमीर खुसरो का वो शार जो मुसलसल पढ़ा जाता है, उसी से उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ करते हुए कहा कि अगर दुनिया में कहीं पर बेहतरीन हुस्न, बेहतरीन जन्नत का कोई टुकड़ा है तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो उसका जिक्र करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम अगर ज़रूरत पड़े इन्वेस्टमेंट के लिए तो हम यहाँ पर तरमीम करने के लिए ज़रूरी है। ताहम उन्होंने साफ कर दिया कि जो सोशल मीडिया प्लेयर इंस्टाग्राम पर है, टिकटॉक पर है, या दीगर सोशल मीडिया इस पर है, तो जिस तरीके से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो मज़ीद इसको मज़ीद खूबसूरती के साथ प्रोजेक्ट करे, ताकि दुनिया भर की तवज्जो दोबारा से जम्मू कश्मीर की ओर आए। और जिस तरीके से 80 और 70 की दहाइयों में फ़ॉरेन टूरिस्ट का एक अच्छा खासा चंक जम्मू कश्मीर आता था, वो आना शुरू हो जाए। ताहम उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर
कि जो ट्रैवल एडवाइजरी वाला मामला है, जहां पर पाबंदियां हैं, उस पर भी गुफ्तगू की जाए और मरकजी हुकूमत उस ज़िम्मन में मजीद इकदाम उठाए। ये याद रखिएगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था वो लगभग पूरे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके के इवेंट्स करती हैं और 2000 से ज़्यादा एग्जिबिशंस उनकी तरफ से की गई है। 40,000 विजिटर्स ग्लोबली उन एग्जिबिशंस के अंदर आए हैं, जिससे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल पर सयाहत को मजीद प्रमोट करने में मदद मिली। और उमर अब्दुल्ला का मानना है कि वो पहले भी सयाहत के हवाले से कोशिशें करते हैं और अब भी उनकी हुकूमत मुसलसल इसका जो है वो काम करती रहेगी। Perhaps the earliest known slogan for tourism. करते हैं जहां पर थोड़ी सी राहत की खबर ज़रूर है। सरहदी ज़िला राजौरी आपको लिए चलते हैं और राजौरी के अंदर आप सब जानते हैं पुरस्रार अमवात से तकलीफ़ पहुंची, पूरा खित्ता मुतासिर हुआ और गैर यकीनी सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए मुतद्दिद टीमें आई गई, जिन्होंने तहकीकात शुरू की। पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह लगी है, दुकानें कई सील की गई। ये सारा सिलसिला हमने देखा, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल तक करना पड़ा और सैकड़ों की तादाद में गांव से लोग निकालने पड़े। लेकिन राहत की बात यह है कि थोड़ी सी सूरत हाल राजौरी के अंदर जैसे बेहतर हुई तो लोगों की वापसी का सिलसिला भी शुरू किया गया। बढाल गाँव में सूरत हाल अगरचे मुकम्मल तौर पर नहीं, थोड़ी बेहतर कही जा सकती है। वो जो 17 अमवात हुई थी उसके बाद अच्छी खबर ये कि शहरी वापस घर लौटना शुरू हो गए हैं। 17 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद तकरीबन 1.5 महीने के दौरान ये सूरत हाल बेहतर इसलिए हम थोड़ी सी कह रहे हैं क्योंकि कोई मजीद मौत नहीं हुई और जो लोग बीमार थे या जो क्वारंटीन सेंटर्स में रखे गए थे, राजौरी पहुंचाए गए थे, उन लोगों की सेहतियाबी की भी खबरें मुसलसल मौसूल होती रहीं, जिसकी तस्दीक खुद मुतलका इदारे की जानिब से, जिम्मेदारान की जानिब से की गई और अलग अलग मकामात पर इन लोगों को जमा करके बाज़ाब्ता तौर पर इनकी हौसला अफजाई भी मुतलकिन की जानिब से की जा रही है। ओवरऑल आपको याद होगा कि पहले दिन 152, फिर दूसरी बार 38 और अब जाकर कल मजीद 13 शहरी जिनको वापस भेजा गया है और 400 के करीब जो लोग बढाल गांव से निकालकर कस्बा राजौरी के अंदर लाए गए थे, 2 मुख्तलिफ इमारतों में रखे गए थे। 13 लोग ऐसे थे जिनकी मुसलसल निगरानी हो रही थी। उन 13 लोगों को भी सेहतियाब होने के बाद वापस घरों की तरफ रवाना कर दिया गया है। काफ़ी खुशी का माहौल इन लोगों में था क्योंकि एक तवील मुद्दत के बाद वापस लौटे। रुकने असेंबली गए, बाकी तमाम लोग गए। इन लोगों का हौसला बढ़ाया जब ये इलाके से रवाना हो रहे थे। 3 महीने का वक्त अस्पताल में या क्वारंटीन सेंटर्स में या मराकज़ में गुजारने के बाद 350 से ज़्यादा लोग जो 17 मुख्तलिफ फैमिलीज़ के थे लेकिन एक ही इलाके के थे, 13 फरवरी तक कुछ एक लोग वापस भेजे गए थे। उसके बाद 38 मजीद लोग गए, अब जाकर 13 और लोग गए। 13 बच्चों समेत 17 लोगों की मौत अब तक इस पूरे राजौरी के इस गांव में हो चुकी है और दूसरे बैच में जो 32 से 38 लोग गए थे उनमें से भी ज़्यादातर लोग वो ठीक रहे, जिसकी तस्दीक खुद एम्स जो राजौरी का मेडिकल कॉलेज है उसकी जानिब से तस्दीक भी की गई। 7 दिसंबर से 19 जनवरी के दरमियान सब डिवीज़न कोटरंका के इस गांव के अंदर 17 लोगों की मौत हुई। जमशीद मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं इस वक्त। जमशीद, ये बताइएगा इस वक्त क्या ये कहा जाए कि बढाल के अंदर वो जो गैर यकीनी सूरत हाल थी या खौफ था, तजब्जुब के लोग शिकार थे, उससे इलाका पूरी तरह बाहर निकल चुका है जिसके बाद वापसी की राह आसान हुई इन लोगों के लिए? अरे बिल्कुल, जहाँ तक ये कहेंगे पूरी तरह बाहर निकल चुका है, बाहर नहीं, क्योंकि अभी तक इंतजामिया की तरफ से कुछ हिदायतें यहाँ जरूर जारी की गई हैं जिसमें खाने पीने की अशिया जो इनके घरों के अंदर जो पुराना सामान या पुरानी मक्की कनक जो भी हो घर के अंदर उसको सील रखा गया, उसको खोला नहीं जाए और इंतजामिया की तरफ से इनको हिदायत जारी की गई है कि घर के अंदर जो भी सामान है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मगर राहत भरी खबर जरूर है कि अब लोगों को, तमाम लोगों को अपने घरों को भेज दिया गया। 3 महलों में लोगों को अपने घर भेजा गया। कल जो लोग वापस भेजे गए इनमें वो लोग शामिल हैं जिन लोगों ने अपने खानदान के बच्चे खोए या बुजुर्ग खोए, वो तमाम फैमिली का शामिल थी। इनके चेहरों पर खुशी और खुशी के साथ गम भी था क्योंकि जिस घर से वो निकाले गए थे वो घर अब खाली हो चुके हैं और वापस घरों को जरूर लौटे। और दूसरी तरफ इंतजामिया की तरफ से ये चीज कही गई है कि इनकी चेकअप, खास करके कल जब मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अब इन लोगों को यहाँ नहीं लाया जाएगा बल्कि हर हफ्ते के बाद एक मेडिकल टीम हमारी जो है वो जाएगी, इनकी जांच करेगी। और जमशीद मलिक, ये तो वो थे जो लोग क्वारंटीन के अंदर थे, जिस इलाके को सील किया गया था, जिस तरीके से हम कोविड में देखते थे बैरिकेटिंग की जाती थी, क्या वो बैरिकेटिंग हटा दी गई है
और अभी कितने लोग क्वारंटीन के अंदर है जीएमसी के अंदर? बिल्कुल क्वारंटीन जो हालत जो इस इलाके को पूरी तरह पाबंदियां इलाके में जो लगाई गई थी वो तमाम पाबंदियां हटा दी गई हैं, मगर कुछ जिस तरह मैंने बताया कि कुछ चीजें इसमें पानी वाली बावली की बात करें या इनके खाने पीने की जो अशिया है इनको अभी तक सील रखा गया। मगर ये तमाम लोग, आप जितने भी लोग यहाँ शांत थे, इन सबको आज अपने घरों को भेज दिया गया, क्योंकि इससे पहले 312 लोग एक दिन भेजेंगे, उसके बाद 38 एक बजेंगे। ये आखिरी बचे हुए लोग थे जो जिनको ये रखा गया। इनमें खास करके मोहम्मद असलम शामिल थे जिसके 6 बच्चों की मौत हुई। उसके बाद फजल हुसैन जिसके घर से 7 दिसंबर को ये सिलसिला शुरू हुआ, उसकी अहलिया थी। और ये क्लोज फैमिलियां जितनी थी जिनके घरों में ये नुकसान हुए थे, जानी नुकसान हुए, वो फैमिलियां बची हुई थी जिनको कल अपने घरों को भेजा गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि आहिस्ता आहिस्ता करके सब लोगों को घर भेजा जा रहा है। क्वारंटीन में आने वाले दिनों में मजीद नरमी जो है वो इस इलाके के अंदर की जाएगी। मेडिकल टीमें मुसलसल नज़र रखी रही है। ताहम SIT जो बनाई गई है, क्या उसके हाथ कोई चीज़ लगी है, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 17 लोगों की मौत हुई थी और अभी तक भी ये गुत्थी सुलझ नहीं रही है कि क्या हादसाती तौर पर यह हलाकतें हुई या कोई दरपर्दा साजिश थी, जिसका अभी तक भी पता नहीं लगा है। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा उस खबर की भी करते हैं जिसके बाद लद्दाख के अंदर थोड़ा सा जश्न था, लेकिन जश्न के बाद सूरत हाल ये है कि एक बार फिर सियासत गर्मा रही है, क्योंकि जूं वो वक्त नज़दीक आ रहा है कि दिल्ली के अंदर एक और मुज़ाकरात का दौर होना है, उससे कबल लद्दाख की लीडरशिप भी मुतहरिक हो रही है और मरकजी हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि पिछली 2 नशस्तों के दौरान लिए गए फैसलों के हवाले से तहरीरी तौर पर कोई बात सामने रखी जाए, कोई ऑफिशियल स्टेटस सामने रखा जाए, तब जाकर हमें यह इत्मीनान होगा कि हम आगे सही सिमत में बढ़ रहे हैं। लद्दाख के अंदर पॉलिटिक्स काफ़ी सियासत जो है वो काफ़ी तेज़ हो रही है। शदीद सर्दी रात को होती है, लेकिन गर्माहट सुबह सुबह सियासत के अंदर आ रही है, क्योंकि सब कमेटी जो बनाई गई थी मरकजी हुकूमत की तरफ से, उनका एक और अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और माना जा रहा है कि ये इजलास जो है 25 फरवरी को मुनक्किद हो सकता है। बड़ी खबर कि 25 फरवरी को यह इजलास हो सकता है। आज 20 फरवरी है, 5 दिन बीच में बचे हैं और यही वजह है कि LAB हो या KDA हो, वो लगातार ये चाहते हैं कि एक एश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से हो जी, जब हम तीसरे दौर में मीटिंग के लिए जाएं तो पिछली 2 बार जो कुछ फैसले जात लिए गए हैं उनका अमली जो मामला है वो सामने रखा जाए। याद रखिएगा 15 जनवरी को 15 रुकनी मीटिंग हुई थी, काबीना ये जो सब कमेटी बनाई गई थी दिल्ली के अंदर, जिसमें LB और KDA के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसके बाद एक और मीटिंग फरवरी के अंदर होने का ही फैसला लिया गया था। और अगरचे अभी तक कोई ऑफिशियल मैसेज या कंफर्मेशन 25 तारीख की मीटिंग के हवाले से नहीं है, ताहम LAB और KDA जो है वो कमर कस चुकी है मीटिंग्स के हवाले से और उन्हें उम्मीद है कि मरकज़ और रियासती हुकूमत जो वहाँ पर मौजूद है वो इस ज़िमन में मज़ीद ताउन करेगी। लास्ट टाइम याद रखिएगा कि 95% रिजर्वेशन लोकल्स के लिए, नौकरियों के लिए, 80% STs के लिए, 4% और बाकी मामला जो थे वो दीगर रिजर्वेशन में दिया गया था, लेकिन डोमिसाइल को लाजमी करार दिया गया था। अब इस वक्त सूरत हाल है क्या, अगर 25 तारीख को मीटिंग हुई तो उससे पहले लीडरशिप क्या कुछ चाह रही है, और इतलात ये भी है कि LAB और KDA की मुश्तरका मीटिंग भी हो सकती है। सीधे लद्दाख चलेंगे, मोहम्मद इसाक इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है। इसाक, लीडरशिप ये चाहती है कि एक रिटन ऑर्डर इमीडिएटली रिलीज किया जाए, जो 2 मीटिंग्स हमने फैसले लिए हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन के हवाले से स्टेट गवर्नमेंट को भी आगाह किया जाए, और ये जो तीसरी मीटिंग के अंदर एजेंडा होगा उसको भी सर्कुलेट किया जाए। और यही वजह है कि शायद दोनों ग्रुप जो है लद्दाख और करगिल के, ये एक बार फिर एक पेज पर आ सकते हैं। जी गौर, आपको बता दें जब जनवरी के महीने में लद्दाख के बॉडीज का यूनियन गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुआ था और उस मीटिंग में कई सारे पॉइंट्स को लेके गवर्नमेंट की जानिब से एश्योरेंस मिला था, जिसमें खासकर रिक्रूटमेंट को लेके, और रिक्रूटमेंट में 95% रिजर्वेशन, हिल काउंसिल में आपका विमेन के लिए रिजर्वेशन और इस तरह की एश्योरेंस उस वक्त देखने को मिला था। और उस वक्त जो लद्दाख के लीडर्स हैं, जिन्होंने सब कमेटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने इस मीटिंग में जब शिरकत किया था तो उस वक्त काफी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो है
जरा के हवाले से यही खबर है कि आने वाले समय में लद्दाख लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में यानी फरवरी के महीने में होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग की बात की जा रही थी, लेकिन फिलहाल सब कमेटी का मीटिंग जो है होम मिनिस्ट्री के साथ होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उस बेसिस पे मिल सकते हैं। दूसरी जानिब यह है कि अभी तक जितने भी मीटिंग्स हुई हैं उन मीटिंग्स का जो है कहीं न कहीं जो एक रिटन ऑर्डर की बात करें, इस तरह के रिटन ऑर्डर या ऑफिशियल स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से देखने को नहीं मिला है, तो उसको लेके एलएपी और जो केडीए हैं वो मांग कर रहे हैं कि एक रिटन ऑर्डर आ जाए, कहीं चाहे वो रिक्रूटमेंट के बारे में हो, चाहे रिक्रूटमेंट में गेजेटेड पोस्ट के बारे में हो, और रिक्रूटिंग एजेंसी जो है यूपीएससी या जेकेपीएससी या लद्दाख का अपना सेपरेट पीएससी बनाए, इसके ऊपर और जो और एश्योरेंस दिए हैं उनके ऊपर। तो फिलहाल इन चीजों के ऊपर जो है किसी भी तरह के रिटन ऑर्डर नहीं आने की बात जो है केडीए और एपेक्स कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आने वाले समय में जल्द से जल्द केडीए और एपेक्स बॉडी मुलाकात कर सकते हैं लद्दाख के अंदर, और मुलाकात करके आने वाले समय में किस तरह की इनका और भी रणनीति रहेगा अपने इश्यूज को पुट फोर्थ करने के लिए, तो उस हवाले से वो डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल आपको बताते हैं यूनियन टेरिटरी लद्दाख में बनाए जाने के बाद 2019 के बाद अभी तक जो है गेजेटेड पोस्ट इसका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। हालांकि नॉन गेजेटेड पोस्ट इसका जो रिक्रूटमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर के जरिए और डिविजनल कैडर का पोस्ट इसके रिक्रूटमेंट जो है वो एसएससी के जरिए किया गया है, और अभी भी बहुत सारे नॉन गेजेटेड के पोस्ट का रिक्रूटमेंट करना है। लद्दाख का अपना सबऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड बना है जो डिविजनल और स्टेट कैडर के लिए, यूटी कैडर के लिए, अभी उसके जरिए आने वाले समय में भी रिक्रूटमेंट करना बाकी है। तो फिलहाल लद्दाख के अंदर जो खासकर युवा है वो मांग कर रहे हैं कि सबसे अहम चीज जब गेजेटेड पोस्ट का रिक्रूटमेंट होगा तो उस वक्त एज रिलैक्सेशन किया जाए, क्योंकि 5 साल का लंबा एक गैप है और 5 साल में गेजेटेड पोस्ट किसी भी तरह का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। तो इस इशू को भी केडीए और एपेक्स ने गवर्नमेंट के सामने टेकअप किया है। तो क्या हम ये माने कि केडीए और एपेक्स जो है वो एक साथ बैठेंगे, चॉकआउट करेंगे? अगर 25 तारीख को मैच आउट हुआ, जिस तरीके से ऑलरेडी एक शेड्यूल है लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, तो अब की बार कुछ प्रेस किया जाएगा। लेकिन ये जो ऑफिशियल ऑर्डर्स की बात हो रही है, क्या ये उन ऑर्डर्स की बात हो रही है कि जो मीटिंग में डिसीजंस लिए गए, या वो ये चाहते हैं कि लद्दाख की आवाम के अंदर अगर थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन है वो मरकज दूर करे कि हम जब जा रहे हैं तो क्या किया है और आगे क्या कुछ हमारा प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन है? जी यकीनन जो ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं कि इसमें खासकर जब भी गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुई है तो मीटिंग के बाद एपेक्स और केडीए के लीडर्स खुद ने इन्फॉर्म किया है कि इस तरह के एश्योरेंस उनको मिला है। लेकिन अब एपेक्स और केडीए जो है ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि रिटर्न में जो ऑर्डर अभी तक नहीं आया है, तो उस हवाले से रिटर्न ऑर्डर अगर गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है तो जो एश्योरेंस गवर्नमेंट ने दिया है तो उसके ऊपर काम करने के लिए आसानी होगा और लोगों को एतमाद में रखने के लिए भी और भी जो है ये फैसले आगे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक लद्दाख से अपडेट करने के लिए और बताने के लिए कि दोनों ग्रुप से एक बार फिर बैठेंगे। 25 तारीख को मुजवज़ा मीटिंग है, होगी या नहीं होगी उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा दाखिला वजारत के अंदर। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये कि लद्दाख के अंदर सियासी पारा एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात जरा जम्मू कश्मीर की भी करते हैं और जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल लैंग्वेज की किस तरीके से धज्जियां बिखेरी जाती हैं या क्या उसे नजरअंदाज किया जाता है, एक बड़ा सवाल है। और इन दिनों सोशल मीडिया पर यह सवाल तब उठ रहा है जब लगातार रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए लोकसभा के अंदर भी काम कर रही है और रियासती इंतजामिया पर भी ये जोर दिया गया कि आप भी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करें, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उन्हें प्रमोट करें। लेकिन सवाल ये है कि कई मकामात पर रियासती वक्फ बोर्ड की तरफ से हिंदी में बोर्ड्स चस्पा किए गए हैं, जिनको लेकर अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है और सवाल पूछे जा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों से ये सवालात बार बार पूछे जा रहे हैं कि अगरचे वक्फ बोर्ड का खुद जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का जो लोगो है उसमें भी उर्दू झलकती है, जब आप मुख्तलिफ जगहों पर ज़ियारतों पर, दरगाहों पर या जो अहम तरीन मजहबी मकामात हैं वहाँ पर भी जाएंगे तो मुतअद्दिद लोग जो पहुँच रहे हैं वो हिंदी कम जानते हैं। जबकि आप 5 लैंग्वेजेस को देखेंगे जिसमें कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी पांचों स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 2 बरस कबल एक अहम तरीन फैसला हुआ था, नई ज़बानों को भी जगह मिली थी जिसमें डोगरी और कश्मीरी शामिल थे।
ना डोगरी में कहीं बात की गई है, ना कश्मीरी का कोई लफ्ज लिखा गया है और ना कहीं उर्दू नजर आती है। पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ रियासतों में आप बोर्ड्स को देखेंगे, खास तौर से वक्फ बोर्ड की जानिब से जो टैग लाइन दी जाती है, जो उनका लोगो होता है, उसके साथ भी एक लाइन उर्दू जबान में अब लिखी इसमें एक चीज बड़ी है, ये जो प्रसाद स्कीम है, ये इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी टूरिज्म है, लगभग शायद ये टूरिज्म की तरफ से लगाए गए, लेकिन सवाल वक्त पर भी है, टूरिज्म पर भी है कि आखिर इस तरीके से क्यों। दरगाह के आसपास या दरगाह का जो निज़ाम है उसमें ज़्यादातर जो दखल है वो चूँकि वक्फ बोर्ड का है, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। और पिछले दिनों इसी प्रोग्राम में हमने इसी तरह की खबर बताई थी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बाद में वजाहत दी कि वो जहाँ जहाँ बोर्ड्स में गलती है या अगर उर्दू कम लिखी गई है तो उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब महकमा सयाहत जम्मू कश्मीर से भी J&K टूरिज़्म से ख़ास तौर से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप ठीक है, अच्छी बात है, ज़बानों को फ़रोग देना ज़रूरी है, लेकिन मकामी सतह पर जहाँ उर्दू ज़बान अच्छी खासी बोली जाती है तो ये J&K टूरिज़्म पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी इस तरीके से किसी ख़ास ज़ुबान को दफ़न ना होने दे। वक्फ बोर्ड के साथ साथ J&K टूरिज़्म दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी बनती है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। इधर मुतलका जिम्मेदारान से जब बात हुई तो उनके मुताबिक ऑलरेडी ये मामला अंडर डिस्कशन है, बहुत जल्द आप देखेंगे, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट हो, इस सिलसिले में मुतअद्दिद मकामात पर जो बोर्ड्स लगे वहाँ पर उर्दू बोर्ड्स भी या उर्दू ज़बान में लिखी गई जो तहरीरें या हिदायत हैं वो भी आप देखेंगे। अब अगर कहीं किसी ख़ास मकाम पर ज़ियारत के आसपास, दरगाहों के आसपास हिदायत लिखी जाती हैं तो वो अकीदतमंदों के लिए होती हैं, और बेशतर लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी और अंग्रेज़ी बहुत कम जानते हैं। तो अगर पांचों लैंग्वेजेस हैं, दोनों हुकाम की जिम्मेदारी बनती है। एक सिलसिले में एक छोटी सी रिपोर्ट इमरान नाइकू ने, चूँकि ये प्रसाद स्कीम जिसका इस योजना या स्कीम के तहत मुतअद्दिद मकामात पर इक़दाम उठाए गए हैं, लेकिन उर्दू के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात या जिन खदशात का इजहार लोग कर रहे थे, एक छोटी सी रिपोर्ट इमरान नाइकू की तरफ से। नाज़रीन, हम इस वक्त आसर शरीफ दरगाह हज़रत बल में मौजूद है। चूँकि इस दरगाह शरीफ को कश्मीर वैली की मुक़द्दस तरीन जगह जो है वो तस्वुर किया जाता है, वो माना जाता है। और मेरे कैमरा पर्सन मोहसिन अल्ताफ़ यहाँ दो चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन बोर्ड्स लगे हैं अलग अलग। पहला साइन बोर्ड आपको नज़र आएगा जो डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज एमिनिटीज़ एट हज़रत बल श्राइन श्रीनगर, ये इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ दूसरा जो साइन बोर्ड नज़र आ रहा है आपको, वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में नज़र आ रहा है। और तीसरा साइन बोर्ड भी आपको जो नज़र आएगा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म J&K, लेडीज़ दिस साइड प्लीज़, जो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, ये भी आप देख सकते हैं J&K टूरिज़्म इसके साथ जो है उनका लोगो लगा हुआ है। यानी कि कुल मिला के 3 जो साइन बोर्ड से यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। और साथ ही शीश खाना जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके साथ लोगो लगा है, ये भी आप देख सकते हैं शीश खाना। और शीश खाना के साथ एक और आपको साइन बोर्ड नज़र आएगा जिस पे लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म J&K, प्लीज़ डिस्पोज ऑफ ट्रैश प्रॉपरली। तो सो ये भी, इसमें भी आप देख सकते हैं कि J&K टूरिज़्म का ऊपर से बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन इन बोर्ड्स को दिखाने का मकसद क्या है और यहाँ आप क्या अक्स कर रहे हैं? दरअसल ये जो बोर्ड है, साइन बोर्ड है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, जो इन पे आपको लैंग्वेज नज़र आ रही है। लेकिन जहाँ तक उर्दू लैंग्वेज का, लैंग्वेज बिल 2020 के तहत हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और साथ साथ ये मदर टंग भी तस्वुर की जाती है, हमारी मादरी ज़बान भी उर्दू तस्वुर की जाती है यहाँ कश्मीर में, और साथ ही मुसलमानों की ज़ुबान भी उर्दू ज़ुबान को करार दिया जाता है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इस मुक़द्दस तरीन जगह पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है मुसलमान आते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर में है ये, और 90% लोग यहाँ पे उर्दू को ही अंडरस्टैंड भी करते हैं, और 90% यहाँ पे लोग जो है उर्दू ज़ुबान में ही बात करते हैं कि लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए अलमिया क्या है। जितने भी यहाँ साइन बोर्ड आपको मेरे पस मंज़र में नज़र आ रहे हैं, यहाँ आपको कहीं उर्दू लैंग्वेज का बोर्ड नज़र नहीं आएगा, उर्दू लैंग्वेज का जो साइन बोर्ड है वो नज़र नहीं आएगा। हालांकि ये जो राइट साइड का एक बोर्ड यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, इस पे लिखा है प्लीज़ डिस्पोज ऑफ ट्रैश प्रॉपरली। लेकिन मेन जो यहाँ पे 3 बोर्ड लगाए गए हैं, जो आपको हम दिखा रहे हैं राइट साइड के, इन तीनों जो साइन बोर्ड हैं, इनमें आपको बिल्कुल भी
उर्दू लैंग्वेज नज़र नहीं आएगी। और ये बोर्ड हज़रत बल दरगाह के लॉन में यहाँ पे। चलिए, ये तो एक तरफ की कहानी थी। हमें उम्मीद है कि इस पर दोनों बड़े इदारे यानी वक्फ बोर्ड भी और जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट, जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, चूंकि अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दरअसल है कि देखिए हमने काम कितना किया है प्रसाद स्कीम के तहत और क्या किया है, लेकिन अगर इसको आप उर्दू में डालेंगे तो शायद और ज़्यादा लोगों को पता लगेगी, कि उन्हें भी पता लगेगा जनाब मरकज़ी हुकूमत की मावनत से दरगाह हज़रत बल के अंदर कितना काम हो। और जब वो जाकर देखेंगे उन्हें भी तशफ़ी होगी, और अगर सवाल होंगे तो ज़रूर वो पूछेंगे कि जनाब आपने बोर्ड तो लगाया, इतना काम हुआ, क्या वो काम हुआ भी या नहीं है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको ट्रांसलेट करके उर्दू में भी लगाए, और जो जिम्मेदारान हैं इनकी वो ज़रा इस ज़ुबान पर तवज्जो दें और इसके साथ ज़रा इंसाफ करें। चलिए, फटाफट से सलामती सूरत हाल की बात कर लेते हैं। एक बड़ा बयान फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से आया है, जिसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल की अक्कासी होती है। एक, उनने तस्दीक की कि खित्ते में गुज़श्ता कुछ बरसों के दौरान मिलिटेंसी में कमी आई है। दूसरी बड़ी बात, मकामी नौजवान जो मिलिटेंसी की या मिलिटेंट 2 की सफ़ों में शामिल हो रहे थे, वो भर्ती का सिलसिला बहुत कम हुआ है फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी के मुताबिक। तीसरी बात, 5 अगस्त 2019 के बाद जो सूरत हाल है वो वाज़े है। किसी भी तरीके से ऐसी सूरत हाल नहीं जहां मकामी नौजवानों को या लोगों को जो वर्गलाने की कोशिशें थी वो कामयाब हो सकी हों। उन्होंने वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के अंदर मौजूदा जो सूरत हाल है, पाकिस्तान को भी माजी में जितनी तबाही या जो खून खराबा रहा उसके लिए जिम्मेदार ठहराया, और कहा कि उस सारी सूरत हाल से अब हम बाहर निकले हैं। इसकी तकलीफ सरहद पार होगी, क्योंकि एक वाज़े पैगाम है 5 अगस्त 2019 के बाद। साथ साथ उन्होंने एक फिल्म का डायलॉग भी जो उन्होंने वहाँ पर जिसका तस्करा करते हुए मौजूदा सूरत हाल के साथ इसका मवाजना किया, लेकिन उनने ये बताने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात को ख़राब करने की कोशिशें या शरारत करने की कोशिश सरहद पार से जारी थी वो जारी रहेगी। उसमें किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं है, मगर ये हमने समझना होगा कि सूरत हाल को बेहतर करने में मकामी आबादी, लोगों, बिलखुसूस नौजवानों का एक कलीदी किरदार है। यही नतीजा आज हम सब के सामने है कि तमाम तरह की कोशिशें, तमाम तरह के इकदामात मरकज़ की जानिब से, सिक्योरिटी एजेंसियों, इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से, फ़ौज, पुलिस और मरकज़ी तहकीकाती या तफ्तीशी एजेंसियों की जानिब से हुई। उससे एक बात तो साफ या आयां होती है कि जो मिलिटेंटों की वादी कश्मीर में तादाद है वो कम है। उनका जो एक नेटवर्क था उसको कमज़ोर किया गया। क्रैकडाउन जब हुआ तो उससे ये भी हुआ कि रिक्रूटमेंट या जो भर्ती थी मकामी नौजवानों की मिलिटेंटों की सफ़ों में वो कम हो गई है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, प्रोग्राम में उस पार वापस लौटेंगे तो ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि वादी कश्मीर के कुछ नौजवानों के साथ ज़्यादती हुई, इस तरह की शिकायतें हुई, और उसके बाद वज़ीर आला की जानिब से इस मामले का नोटिस लिया गया। साथ साथ आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और असेंबली में बजट इजलास से पहले तैयारियां की जा रही हैं। मुख्तलिफ चैलेंजेस इस बार होंगे, उस पर भी ताज़ा तरीन आदादुशुमार आपके सामने रखेंगे, और साथ साथ आपको कठुआ भी लिए चलेंगे जहां पर डबल मर्डर केस में पुलिस ने बिलाखिर एक और कदम लिया है।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप सलाम जी के देख रहे हैं। थोड़ी देर में आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कॉल करना आप शुरू करेंगे 9:45 के आसपास। लेकिन अहम तरीन कुछ खबरें हैं जो आप तक पहुंचेंगी और दारुल हुकूमत दिल्ली भी आपको लिए चलेंगे, जहां पर आज नई हुकूमत शाम तक बल्कि बाद दोपहर बन जाएगी। खबर कर्नाटक रियासत से, जहां जम्मू कश्मीर के तलबा के साथ ज्यादती का या रैगिंग का एक मामला सामने आया और इसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की। लेकिन इस मामले की ने तूल उस वक्त पकड़ा जब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के नोटिस में भी बात आई और उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता किया कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया के साथ। फ़ोन पर बातचीत के बाद उन्होंने देर रात गए एक्स पर एक जानकारी दी कि मामला काफ़ी हसास है। MBBS के एक तालिब इल्म के खिलाफ और उनके कुछ साथियों के खिलाफ जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स थे, रैगिंग का एक मामला अल अमीन नामी एक कॉलेज में पेश आया। इस वाक़े को संजीदगी से लिया जाना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने चीफ मिनिस्टर से बात की, वहाँ से भी यकीनदानी हुई और अब इतलात ये हैं कि इस केस में पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर FIR दर्ज कर ली है, तहकीकात आगे बढ़ी हैं और 5 लोगों की गिरफ्तारी अमल में अभी तक लाई जा चुकी है। रैगिंग का मामला कर्नाटक के एक निजी मेडिकल कॉलेज के अंदर, अल अमीन कॉलेज के अंदर, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिब इल्म जो सेकेंड ईयर के तालिब इल्म थे, उनके खिलाफ ज़बरदस्त रैगिंग हुई थी और उसके बाद यह मामला तूल पकड़ा और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने मामले को उठाया और फाइनली रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कर्नाटक के वज़ीर आला के साथ बात की और अब इतला ये है कि FIR दर्ज हुई है 115, 229, 352, 198, 191 और 190 BNS के तहत और ये साफ कर दिया गया कि फ़िलहाल इब्तदाई तौर पर 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई भी होगी। तो ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से मामला सामने आए हैं। ताहम रैगिंग के नाम पर जो सूरत हाल बनी है, इस पर अफसोस का इजहार कर्नाटक हुकूमत की तरफ से भी किया गया है। बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात कर्नाटक के बाद अब सियासत की भी करते हैं, क्योंकि इतला ये है कि ऑल इज़ नॉट वेल और ये ऑल इज़ नॉट वेल जो है ये कोलिशन के अंदर है, उस कोलिशन के अंदर जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से है, यानी कोलिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का। इतलात और ख़बर ये है कि तारिक हमीद करा के दिए गए बयान के बाद चिमे गोइयाँ तेज़ हुई हैं, क्योंकि तारिक हमीद करा का मानना है कि हुकूमत में शामिल न होना बर वक्त फैसला था, क्योंकि ये हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर काम नहीं कर पा रही है, छोटा सा फैसला भी नहीं ले पा रही है और इस ज़िमन में जो फैसला लिया गया था वो सही है। एक तरफ से ये कहा गया, दूसरी तरफ से ये कहा गया कि हुकूमत नामुकम्मल है तब तक जब तक रियासत का दर्जा बहाल ना हो, जब तक वो इख्तियारात वापस ना हो रियासत के वज़ीर आला को, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट दिया है। यानी एक तरफ से तनकीद का निशाना भी बनाया कि आप अवाम दोस्त फैसले नहीं कर पा रहे हैं, छोटा सा फैसला भी आपका वापस हो रहा है, और दूसरी तरफ से ये भी कहा कि अगर हम बाहर आए हैं तो ये जो लीडरशिप है उनका बुनियादी फैसला अच्छा था ताकि हम पूरी तरह से अपनी बात को अंदर और बाहर रख पाए। ये जो बयान आया ये तब आया जब तारिक हमीद करा स्टेटहुड को लेकर इन दिनों रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जा रहे हैं, जलसे हो रहे हैं और कांग्रेस काडर को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच तारिक हमीद करा के दिए गए बयान के बाद सियासी गहमा गहमी और ज़्यादा तेज़ हो गई है कि क्या ऑल इज़ वेल इन कैबिनेट कोलिशन है, या आने वाले दिनों के हवाले से तारिक हमीद करा ने एक चिंगारी दिखा दी है जो कोई और रुख भी ले सकता है। तारिक करा का बयान कल से ज़बरदस्त सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है, वायरल कर रहा है। सियासी मुबस्सिरीन अपने अपने अंदाज में अपनी बात भी रख रहे हैं। तारिक हमीद करा यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के सदर है, साबिक वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, लेकिन याद रखिएगा वज़ीर आला ने जब MLAs के साथ मीटिंग की तो तारिक करा वहां पर मौजूद नहीं थे। तब से ही ये चिमेगोइयां चल रही है कि शायद तारिक करा इस तमाम मामलात से जो है वो कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। सूरत हाल ये भी बनी, कई मरतबा उनके बयानात भी बड़े सख्त थे, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि शायद कोऑर्डिनेशन का फुकदान है हुकूमत और उनके जो इत्तेहादी हैं, चूँकि सबसे बड़े इत्तेहादी तो वही हैं, और बाहर से सपोर्ट करने का उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन बराह रास्त हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। आज तकरीबन 4 महीने की मुद्दत के बाद फिर से उस बात को दोहराना कि वो बराह रास्त हुकूमत में शामिल नहीं हुए, ये फैसला सही था। ये तो एक तरफ की बात, लेकिन कांग्रेस की बात जब हो रही है तो यहाँ पर ये भी आपको याद दिलाते चलें
कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं। ये हम नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रोग्राम्स, तकारीब, जलसे और एक खास कैंपेन चली रियासती दर्जे की बहाली और हुकूमत के खिलाफ जो नाराजगी का इजहार 14-15 दिनों की कैंपेन के जरिए किया जा रहा है, उसमें पार्टी के कई लीडरान या बड़े चेहरे गायब हैं। मुतअद्दिद मकामात पर इन दिनों कैंपेन चल रही है। चिनाब वैली से इसका आगाज हुआ है और खुद इस कैंपेन को पार्टी के जो प्रोग्राम है उसको लीड कर रहे हैं मौजूदा सदर तारिक हमीद कर रहा। लेकिन इसी कैंपेन से, इस मुहिम से पार्टी के साबिक सदर, साबिक वजीर और साबिक रुकने असेंबली बनिहाल गायब नजर आते हैं। यानी वकार रसूल वानी जो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बने। मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम हो रही है, जलसे जुलूस हो रहे हैं, कारकुनान की बड़ी तादाद, क्या कमियां क्या खामियां रही, क्या खोया क्या पाया, ये डिस्कस हो रहा है हर जगह। लेकिन चिनाब वैली के अंदर जहां एक्सपेक्ट किया जा रहा था अपना उनका अच्छा खासा वोट बैंक है, एक अच्छा और बड़ा फेस है जम्मू कश्मीर की सियासत का, गुलाम नबी आज़ाद के साथ भी जब थे तब भी काफ़ी उनको मकबूलियत हासिल हुई और उसके बाद खुद भी उन्होंने काम किया। लेकिन जब पार्टी की इतनी बड़ी कैंपेन चल रही हो, वो जो 6 महीने पहले नाराज़गियाँ थी और कुछ उल्टे सीधे बयानात दोनों तरफ से आए थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को लेकर तबसरा एक अवामी जलसे में कैंपेन के दौरान ही उनने किया था। उस वक्त भी पार्टी ने कहा था कि उनका ज़ाती बयान है, कांग्रेस पार्टी का इसको लेकर कोई स्टैंड नहीं है, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट उनकी नहीं है। और वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ साथ है, उस इत्तेहाद पर वकार रसूल वानी कई बार सवाल भी उठा रहे थे। तब से अब तक अगरचे वो एक्टिव नजर आए हैं, लेकिन इनफरादी सतह पर उन्होंने अपने एरियाज के अंदर जो प्रोग्राम्स किए हैं उसी में नजर आए हैं। इसके अलावा जहां जहां कांग्रेस का प्रोग्राम है वहां पर नजर नहीं आते। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पार्टी में जब ये प्रोग्राम्स हुए तो वकार रसूल वानी के बयान इस बात की गवाही दे रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं काम चल रहा है, उनके जाने के बाद तारिक हमीद कर्रा को अचानक से जिम्मेदारी सौंप गई। उसी वक्त हमने देखा था कुछ एक जगहों पर, स्टेजेस पर जहां राहुल गांधी जम्मू कश्मीर आए थे तो जम्मू और श्रीनगर में, आनंदनाग में एक साथ नजर आए थे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात ये कि इतिहाद जिस तरह का हुआ था, सजाद शाहीन खड़े किए गए थे बनिहाल से और उनके सामने कांग्रेस के, हालांकि उस वक्त कहा गया कि फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी जब यहां से सजाद शाहीन कामयाब हुए तो JKPCC के साबिक सदर की कारकर्दगी पर सवाल उठे। मौजूदा कैंपेन जो उनके घर के अंदर है, चिनाब रीजन के अंदर है, वैली के अंदर चल रही है, वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तारिक हमीद कर्रा इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं। लेकिन जिस पर बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसके इलाके के अंदर ये जिम्मेदारियां तफवीज की गई थी, वहां से साबिक सदर पार्टी कैंपेन से लगभग आई भी दिखे नहीं गई और ये माना जा रहा कि ये साफ बता रहा है कि ऑल इज नॉट वेल इन कांग्रेस। बहरहाल बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात अब बजट इजलास से पहले एक और अहम और बड़ी खबर की भी बताते हैं, क्योंकि इतलात और खबर यह है कि काबीना तौसी हो सकती है और अगरचे हतमी फैसला रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला को ये लेना है, ताहम बड़ी बात यह है कि काबीना का जो तौसी है ये इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट इजलास सामने है और जम्मू कश्मीर बजट के दौरान हमारे पास जो काम वुज़रा को सौंपा गया है वो सबसे ज़्यादा है और किस तरीके से वो हिज़्ब इख्तिलाफ के तीर तरकश लेकर जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उनसे दिफा करेगी, खुद को एक बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर बजट इजलास, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हुकूमत और अपोजिशन के बीच में ज़बरदस्त आमना सामना हो सकता है। 40% मिनिस्ट्रियल स्ट्रेंथ हमारे पास लेस है अभी और काबीना के अंदर फ़िलहाल 3 ऐसी पोजीशनें खाली हैं जिन्हें उमर अब्दुल्ला किसी भी वक्त भर सकते हैं। अगरचे कैबिनेट एक्सपेंशन जो है ये रियासत के वज़ीर आला का फैसला होगा, ताहम इतलात और ख़बर ये है कि जो बजट सेशन है असेंबली के अंदर, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड गवर्नमेंट जो इस वक्त बजट अपना पेश करेगी, वहां पर वुज़रा की 40% कमी आपको नज़र आएगी। जो सेट नॉर्म्स है कि 90 MLAs के अंदर जम्मू कश्मीर UT के अंदर आपको 10% इसके जो है वो हाउस स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसमें 9 मेंबर्स मिनिस्टर भी हो सकते हैं। उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट में अभी 6 सिर्फ वुज़रा हैं, जिसका मतलब 3 पोस्टें जो है वो वैकेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी, 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने हिमायत का ऐलान किया। CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हिमायत का ऐलान किया। MLA कुलगाम जो है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर दर्ज की थी जीत, उसने भी जो है वो हिमायत का ऐलान किया था। फिर इसके साथ साथ जब आप देखेंगे कि सूरत हाल ये है कि एक वज़ीर के पास 5-5, 6-6 महकमे हैं और जब
काबीना का इजलास होता तो परेशानियां तो है ही वहां पर, लेकिन जब बजट इजलास होगा, जब सवालात पूछे जाएंगे तो सांस लेने की फुर्सत इन वज़रा को नहीं होगी। और शायद यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला काबीना तौसीक कर सकते हैं, इस तरीके का मन जो है वो बन रहा है। तमाम बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस जो बड़ा इत्तेहादी के तौर पर यहाँ पर है, क्या मुसलसल बाहर रहेगा या कुछ बीच का रास्ता लेकर वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इतलात और खबर ये है कि शायद काबीना के में तौसी होगी या तो बजट सेशन के दौरान ही होगी या उससे पहले भी हो सकती है। इस तरीके की ज़राया खबरें जो है वो दे रहे हैं। तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने न खबर की तरदीद की और ना ही इस खबर की अभी तक तस्दीक की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा अस्पतालों की भी कर लेते हैं। थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि आधार के हवाले से भी एक तब्दीली हुई है, उस पर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एम्स जम्मू की बात कर लेते हैं। मरीजों को थोड़ी राहत मिलने वाली है, खास तौर से जो कैंसर पेशेंट्स हैं, और सर्जरीज का एक नया सिलसिला भी अस्पताल के अंदर शुरू हुआ है, जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जाकर आपको कराने की ज़रूरत अब तक पड़ती थी। एम्स जम्मू में मरीजों के लिए राहत की खबर इसलिए क्योंकि कैंसर के मरीजों के लिए जो ज़रूरी सर्जरीज हैं, इलाज का एक हिस्सा है, वो शुरू कर दिया गया है। और बाकायदा पहली मरतबा इसकी तस्दीक की गई कि कोलोन कैंसर सर्जरी जो पहली मरतबा एम्स जम्मू की तरफ से कामयाबी के साथ की गई, दीगर जो मुतलका सर्जरीज हैं वो भी यहाँ पर की जा सकती हैं। और इस सर्जरी के से या इस इलाज की सहूलत से मुतलका हुकाम के मुताबिक एम्स जम्मू के अंदर जब पहली कॉलन सर्जरी भी की गई है तो दैट मीन्स केसेस थोड़े से कम किए जा सकते हैं और जिंदगियाँ इस खतरनाक बीमारी से बचाई जा सकती हैं। खुद अथॉरिटीज इसकी तस्दीक करें। दूसरा, सबसे ज़्यादा जो प्रेशर था इस वक्त मुतलका अस्पताल पर, दिल्ली, चंडीगढ़, वहाँ पर भी लोग यहाँ से जाना प्रेफर करते थे क्योंकि इलाज की कोई ख़ास सहूलत नहीं थी, लेकिन एम्स जम्मू के अंदर ये सहूलत बिलाखिर देर आए दुरुस्त आए शुरू हो गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, शिल्पा शर्मा के पास चलते हैं। जी शिल्पा, क्या डिटेल्स हैं और अब ये एक्सपेक्ट करें कि जो कैंसर के पेशेंट्स प्रायोरिटी उनकी रहती थी कि थोड़ी ही इलाज की ज़रूरत हो तो चंडीगढ़, दिल्ली और मुंबई जैसे अस्पतालों या शहरों का रुख करें, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी फैसिलिटी पर्टिकुलरली जम्मू रीजन में शुरू हुई है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जम्मू के विजयपुर एम्स में जो है वो पहली कैंसर सर्जरी सफलतापूर्वक रही है। ये रोगी को जो है वो कोनल कैंसर सर्जरी जो है वो की गई है और 5 दिन के बाद रोगी को छुट्टी भी दी गई है। देखिए सर्जरी की बात करें तो ये सर्जरी जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो की गई है और ये पहली सर्जरी है जो कि सफलतापूर्वक रही है। देखिए इस पहल की अगर बात करें तो जिस प्रकार से आपने कहा कि दिल्ली, चंडीगढ़ की तरफ जो है वो रुख करते थे, अब वहां पर भी बर्डन कम होगा क्योंकि यहाँ से जो मरीज वहां की तरफ रुख करते थे, कैंसर के मरीज होते थे वो वहां जाते थे, अब वो जो है वो जम्मू के विजयपुर एम्स में जाएंगे और ये काफी बर्डन जो है वो कम होगा। देखिए अस्पताल की अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे अस्पताल में आधुनिक ऑपरेटिंग थिएटर, अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक उपकरण और अनुभव यानी एक्सपीरियंस सर्जन और साथ ही साथ सहायक कर्मचारियों की एक टीम है जो कि पूरी तरीके से सुनिश्चित करती है कि जो भी मरीज वहां पर पहुंच रहा है उन्हें प्रॉपर तरीके से फैसिलिटी जो है वो दी जाए। देखिए कैंसर मरीज जिनकी संख्या इस समय काफी ज्यादा बढ़ रही है और एक कैंसर मरीज यानी रोगी जिसकी यात्रा जो है वो काफी ज्यादा कठिन होती है, यानी कि एक मरीज जब इस स्टेज पर पहुंचता है तो काफी ज्यादा कठिन हो जाता है मरीज के लिए और ये यात्रा काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। तो अब जम्मू कश्मीर के लोग या फिर बात करें लद्दाख और साथ ही साथ हिमाचल के कुछ हिस्से जहां से लोग यहाँ पहुंचेंगे और जम्मू एम्स जब बना है यानी कि जब बनकर तैयार हुआ है, एक गर्व की बात है कि यहाँ पर अब फैसिलिटी उस प्रकार से दी जा रही है, कैंसर सर्जरी यहाँ पर हो रही है, तो ये जो मरीज वहां पर पहुंचेंगे उनके लिए बेहद ही लाभदायक जो है वो होने वाला है। चलिए बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एम्स जम्मू के अंदर एक और शोबा तैयार, ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट तैयार हो रहा है, जदीद आलात के साथ सर्जरी का सिलसिला शुरू हो गया, यानी इन पेशेंट्स यानी आउटडोर पे देखा ही जा रहा था, अब इंडोर भी पेशेंट्स होंगे। सर्जरी का मामला शुरू कर दिया गया, 2 अहम सर्जरियां फिलहाल शुरू कर दी गई है, थेरेपीज भी शुरू कर दी गई है। तो उम्मीदें लगाई जा रही कि जो लोग अभी दिल्ली, चंडीगढ़ और दीगर रियासतों का रुख करते थे वो शायद अब उन्हें थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी ये है कैंसर का मर्ज जिस तरीके से तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और होप सो कि जम्मू का कैंसर सेंटर भी 100% फंक्शनल हो और कश्मीर वाला भी कहीं ना कहीं फंक्शनल हो। चलिए कॉलर्स की तरफ चलते हैं, आखिरी 10 मिनट हैं, कॉल करना आप शुरू करेंगे, मुख्तलिफ इलाकों से ज्वाइन करेंगे, चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। वक्त आपके पास मुनासिब है, कम से कम वक्त में अपनी बात रखिएगा जहां जहां से आप कॉल करें। फर्स्ट कॉलर लाइन पर। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोबरी पे जावेद अहमद। जी जावेद साहब, बड़ तुहद शुक्र गुजार। गुलिस्तान तुलान अवामी मसाइल आज तुलु तह दरगाह शरीफ मज बोर्ड लोकल लैंग्वेज मज आमुत लेखन कह ओतर तुजो मे मसल कि लोकल स्कूलस मज आव न कश्मीरी लैंग्वेज पर्न कह यतू सबन करो रेस्पॉन्ड तो शुक्रिया तुहद तो तुहद त वो ब्या मसल कि लैंड रिकॉर्ड्स अगर वुचान साइट रेवेन्यू डिपार्टमेंट तथ मज लैंग्वेज संस्कृत तेलुगु पंजाबी कश्मीरी ती मगर कश्मीरी पर्न कहीं क्या सह दीवानगरी स्क्रिप्टस मन तो यह वुचो यह कुछ पढ़ सह दीवानगरी सह समझी नस्तलीक तथ मज कहीं। सठा शुक्रिया कॉल करने बाद बड़ा अहम मौजू तुलू तुह चूँकि यम सात कश्मीर जबान हूँ रस्म खत कत करो अत रोज दो यह लड़े कि यह थवन नस्तलिक किन यह थवन देवनागरिकस अंदर लेकिन अगर न पर्न तेल क्या फ़ायदे अम लैंग्वेज हूँ थवन अतन मे उम्मीद कि यम जिम्मेदार आसन जम्मू कश्मीर लैंग्वेज डिपार्टमेंटिक तिम दिन ओकुन जोन और वुचन कि यह मसले कित पे हल गि वातनो यह जरूर मामले रियासत किस वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला किन गोशन ताम ती। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, नाम बताइएगा, कहाँ से? अस्सलामुअलैकुम आशिफ भाई और गवर भाई, जावेद बोल रहा हूँ सोपोर से। जी जावेद साहब, मेरी आम एक बात ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तक मेहरबानी करके ये पहुंचनी चाहिए। हमारा सोपोर है 3 आम महकमे हैं, गवर साहब, हायर सेकेंडरी प्रिंसिपल सोपोर हेडलेस, हमारा स्वच्छ भारत म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर हेडलेस, हमारा R&B AEE हेडलेस, एक्शन हेडलेस। मुझे खुदा रहा गवर साहब, हमारी आवाज या तो हुकूमत कहीं है ही नहीं। मैं डंके की चोट पे ये बताऊंगा, क्या ये ब्यूरोक्रेसी के हमारी हुकूमत चला रही है, क्या हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर चला है या हमारा चीफ मिनिस्टर चला रहा है? परेशान हम हो गए। जरा हमारी ये बात खुदा रहा गवर्नमेंट तक पहुंचाई। चलिए, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, नाम बताएं, कहाँ से? हाजी बशीर अहमद काजीगुंड से सर। जी बशीर साहब। जी बशीर साहब, जनाब अर्ज ये अहनस गुन सलेल बसान अच्छो दरियाव पगान जहलिम हेड सर अपर अहनस मगर जनाब इन पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया आए तन पे चुन कदल अपर तु ब्लैक टॉप यपर तु ब्लैक टॉप दोनोनी साइडन मंज चुन कदल सर अहनस अच्छा बुजुर्ग तीन वारिया लटि शुर तीन अपर स्कूल यपर स्कूल जनाब अली तिम तीन शुर तीन मज पे तम रटन आब मज वापस जनाब तीर तीन गुबन तीन जबरदस्त परेशानी यह जहलिम हेड सर जहलिम हेड जहलिमो अगुर कदल जनाब। चलो शुक्रिया कॉल करने। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो गवर साहब, 8 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक समर वेकेशंस हुई थी यहाँ कश्मीर डिवीजन में हायर सेकेंडरी लेवल तक, जिसका डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने ऑर्डर निकाला था जी। अभी एक हमारे भाई है RTI एक्टिविस्ट, मैं मोहम्मद सुहेल डार अर्ज कर रहा हूँ, उन्होंने एक RTI डाली अपना कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। वहां से जो डेटा, शॉकिंग डेटा निकल के आया, जो वो छुट्टियां थी उसमें 20 तलबा अटेंडेंस मार्क कर चुके हैं। RTI में रजिस्टर मिली है, छुट्टियों में अटेंडेंस मार्क हुई है। सीमिंगली करप्शन का केस है, डमी एडमिशंस हुए हैं और वो सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। क्या गुलिस्तान अगर इस पे प्रोग्राम बनाएगा? मैं समझा नहीं, अगर कॉलेजेस बंद थे, स्कूल बंद थे, तो उसके बावजूद दरसी निजाम चला है, क्लास लगे वहां पे? जनाब अटेंडेंस रजिस्टर की मैं आपको कॉपी व्हाट्सएप पे अभी सेंड कर दूंगा। आप अपने नुमाइंदे को बताइए उस बंदे से, क्योंकि बड़ा काम कर दिया उसने। वो बंदा नया RTI एक्टिविस्ट है, हमने थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी, उसने RTI डाली, बड़ी मछली वहां से पकड़ के लाई कि छुट्टियों में अटेंडेंस चल रही है सरकारी हायर सेकेंडरी में। इसका मतलब असातिज़ा की भी चल रही होगी? असातिज़ा की ही मैं अटेंडेंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये असातिज़ा की है? जी 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 जी, बहुत शुक्रिया। हम आज ही इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे नोटिस में आएगा ज़रूर किसी प्रोग्राम या बुलेटिन में या डिबेट का हिस्सा ये रहेगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। हाँ हेलो, नाम बताएं, कहाँ से? जी सर, मेरा नाम सजाद है, हम बांदीपोरा से बोल रहे हैं। जी सजाद साहब। सर अच्छा झील वोलर
अने ओत दिसंबर मज 3 MLA और इनवाइट कर निजामुद्दीन भट्ट साहब तो ईतना इरशाद कार तो अने इरफान हाफिज लोन तो अने हिलाल साहब तो अने पे वो वार्डरस मज क्या प्रॉब्लम पे वो बाय हैंड लिखित तुम नोट्स की पॉइंट अत मजबाग थोड़ा खराबी गई अगर ड्रेजिंग ग वार्डरस पे 5 to 6 गांव वस पकान उमन MLA 3 सान तरफ ये रिक्वेस्ट उमन वन तो तम तथ कर तम कत कर ब्रो कुन किसा ये तमिक हल नीर तुम ड्रेजिंग अहन तथ इम्पार्टेंट ड्रेजिंग मजबाग वार्डरस तक गुमुत बोट तथ ड्रेजिंग इमीडिएटली कर अहन मजबाग। चलो सर शुक्रिया इस कॉल करने में, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है और मुझे उम्मीद है कि अगर 5 MLA साहिबान की नोटिस में ये मामला है तो ज़रूर उन्होंने इसको टेकअप भी किया होगा, लेकिन आपने बात रखी और मुझे उम्मीद है कि हुकूमती इदारे और स्पेशली वर्ल्ड डेवलपमेंट का जो अपना महकमा है वो देखेगा और इसको जाज़्व नज़र, और ये जो ड्रजिंग का काम है ये बड़ा हंगामी काम होना चाहिए, ये फूरी तौर होना चाहिए था। चलिए जी लास्ट 2 कॉल्स और उसके बाद ज़रा मौसम के मिजाज की भी मौसम की खबर भी आपको बतानी है कि रात किस तरीके से गुजरे, क्योंकि अभी भी बारिशों का सिलसिला जो है वो चल रहा है वादी के अंदर। फिलहाल 2 कॉलर्स और लेते हैं। हेलो हेलो, नाम बताइएगा कहां से। चलिए लाइन ड्रॉप करें। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो जी, कौन साहब कहां से। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल अहमद श्रीनगर से बात कर रहा हूँ। जी बताएं। जी वही थोड़ा रिपीट करना था एक क्वेश्चन, इनसे पहले भी इशफाक साहब आया था कि रिलेटेड जो अभी गवर्नमेंट बुक्स जो है, परसों में देख रहा था कि जो 3rd क्लास की उर्दू स्टैंडर्ड की बुक है उसमें पहले हमुद लिखा है पेज में, अगर आप वो चेक करें तो उसमें आपको मिंगल लगेगा वर्डिंग, जो उर्दू जो है वो तो अपनी सकाफत है, हिंदी की अपनी एक रेस्पेक्ट है, उसमें वो वर्डिंग डाली गई है हिंदी की। मतलब मुझे लगता है कि जब हमुद में ही ये चीजें है, जोत है, राजा, आप अगर वो चेक करवाए तो बोर्ड हुकाम को बोले कि प्लीज वो चेक करे और वेरीफाई करे कि ये मसला क्या है। जैसे ये कौन सी किस क्लास की किताब का आप बता रहे हैं। ये 3rd स्टैंडर्ड की है सर। 3rd स्टैंडर्ड की जो उर्दू की किताब है। हाँ जी उर्दू, उसमें आप देखिए कि वर्डिंग बिल्कुल पहले हमुद में जोत वगैरह आप जब चेक करेंगे तो बिल्कुल आपको थोड़ा वो समझ आएगी सर। चलिए बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि बोर्ड चेयरमैन साहब तो परसों बड़ा गुस्सा थे कि जनाब सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें ना बताएं, मुझे आकर बताएं, हम ठीक करेंगे। तो लेटेस्ट सी कि अब शिकायत ऑफिशियली आपके पास आई है, सोशल मीडिया पर नहीं है, टीवी के ज़रिए से आई होगी, और मुझे उम्मीद है कि जो डिपार्टमेंट वहाँ पर बैठा है वो ज़रा देखे कि बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द बुक्स आखिर ये जो गलतियाँ हुई है प्रिंटिंग में ये किसकी गलती है, प्रूफ रीडिंग में गलती हुई या कहीं और गलतियाँ हुई है, और अगर ये अब गलती हुई तो आइंदा ये और ना छपे, इसके लिए तदबीर करने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर तालीम साहिबा तक भी ये मामला ज़रूर उनकी नोटिस में भी पहुंचाया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ आज कॉलर बन के ज्वाइन करने के लिए, बात रखने के लिए, चूँकि फटाफट से आपको बताएंगे कि मौसम का मिजाज रात किस तरीके से गुजरी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। और ये तस्वीर है आज की श्रीनगर की, जहाँ पर रात का दर्जा 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड श्रीनगर के अंदर किया गया। काजीगुंड के अंदर 3.8, कुपवारा 1.5, आज बारिशों और बारिशों का बर्फबारी का इम्कान है। पहलगाम 1.2 और गांदरबल के अंदर 3.7 डिग्री सेल्सियस आज रिकॉर्ड किया गया है रात का दर्जा हरारत। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो बांडीपोरा के अंदर 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, बारामूला के अंदर 3.6, पुलवामा 2.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, बडगाम 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, और इसी तरीके से शोपियां जिले के अंदर 1.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, यानी मनफी से थोड़ा आप हट गए हैं। जम्मू आएंगे तो 11.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, सांबा 11.7, कटरा के अंदर 9.0 डिग्री रात का कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, रामबन के अंदर 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, और किश्तवाड़ के अंदर 5.9 डिग्री सेल्सियस रात का कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। उधमपुर चलेंगे तो 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड, पुलवामा 6.7, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की जब आप बात करते हैं तो करगिल के अंदर मनफी 8.1 डिग्री सेल्सियस, लेह के अंदर मनफी 7.0 डिग्री, द्रास सबसे सरतरीन इलाका जहां पर दर्जा हरारत रात का मनफी 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो चलिए जनाब, इसके साथ ही प्रोग्राम सलाम जेके का वक्त आज यहाँ पर इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। आपसे वादा कि कल सुबह होगी मुलाकात प्रोग्राम सलाम जेके में, आपकी आवाज़, आपके मामलात, मसाइल पर भी गुफ्तगू होगी, लेकिन खबरों का न थमने वाला सिलसिला गुलिस्तान न्यूज़ पर जारी है। मुझे दे इजाज़त, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के उस पार एक और खबरदावा।